हाँ जी बच्चा बट ऑल सेट। सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 97 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 97 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने मॉब। क्या रेफरेंस लिखा है? A Bangladesh student movement morphed into a much wider anti-government revolt against Prime Minister Sheikh Hasina। अब यहाँ पे रिवोल्ट आपने पढ़ा, रिवोल्ट हम प्रीवियसली किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब होता है क्रांति। और मॉफ का क्या मीनिंग है? अंडरगो और कॉज टू अंडरगो अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस, धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस, किसकी तरफ? एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, बदलाव की तरफ, रूपांतरण की तरफ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉफ, वर्ब के तौर पर यूज़ होता है ये वर्ड। एंड यहाँ पे देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें कैटरपिलर बेसिकली धीरे धीरे एक स्टेज से होता हुआ फाइनली एक फुल ग्रोन बटरफ्लाई में मॉर्फ हो रहा है। सो आप बोल सकते हैं द कैटरपिलर हियर इज मॉर्फिंग इनटू अ फुल ग्रोन बटरफ्लाई। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन होना, धीरे धीरे बदलाव होना। अभी 4 सेंटेंसेस हैं और देखते हैं इनको, और देखते हैं कौन सा कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा नहीं। ओवर द इयर्स दिस स्मॉल स्टार्टअप मैनेज टू मॉर्फ इनटू अ सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। काफ़ी सालों में एक जो स्टार्टअप है जिसकी बात हो रही है, उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में मॉर्फ कर लिया, ये बदल गया वो और ट्रांसफॉर्म हो गया अब। ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। द स्टोरी ग्रेजुअली मॉर्फ्ड फ्रॉम अ सिंपल टेल इनटू अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक स्टोरी थी, शुरुआत में काफ़ी आसान लग रही थी समझने में, पर बाद में वो बदल गई एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। बिल्कुल सही है। द ऐप डेवलपर्स प्लान टू मॉर्फ देयर प्रोटोटाइप इनटू अ फुली फंक्शनल प्रोडक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। अब ऐप डेवलपर्स हैं, उन्होंने कोई प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बेसिकली जो शुरुआती ढांचा होता है उसको आप बोल सकते हैं ऐप का। सो उन्होंने जो बनाया, अब उन्होंने प्लान किया कि अब अगले साल तक हम इसको एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट में मॉर्फ कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये भी बिल्कुल सही है। The teacher instructed her students to mop the exercise given in the textbook। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, मॉफ का एक और मीनिंग होता है जहाँ आप डिजिटली किसी की पिक्चर या वीडियो को डॉक्टर करते हैं, यानी कि उसमें बदलाव करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, किसी के चेहरे को हटा के किसी और का चेहरा लगा दिया वहाँ पे, तो आपने पिक्चर को मॉफ कर दिया। पर यहाँ ये जो सेंटेंस है ना, ये टेक्स्ट बुक को मॉफ कौन करता है? सो ये पूरी तरीके से एब्सर्ड, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया वो वर्ड। ट्रांसफॉर्म, इवॉल्व, डेवलप होना, म्यूटेट, एक सिमिलर कॉपी बन जाना उसकी, ऑल्टर, बदलाव करना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स के तौर पे देखें तो स्टेबलाइज यानी स्थिर करना, स्टैग्नेट अगेन स्थिर करना, स्टैग्नेशन हम पढ़ चुके हैं, स्टैग्नेट भी हम पढ़ चुके हैं। सो दिस वॉज मॉफ फॉर यू गाइज। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है मेटल, METTLE। रेफरेंस क्या है? A hostile regime in the Maldives has already tested our diplomatic metal। Okay, मीनिंग क्या है मेटल का? द एबिलिटी टू कोप वेल विथ डिफिकल्टीज, यानी कि बेसिकली डिफिकल्टीज को आप फेस कर सकें, उसकी एबिलिटी आपके अंदर है, यानी साहस है, धैर्य है और परसिवरेंस है। सो ये बेसिकली आपका मेटल दिखाता है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो ये आपका मेटल दिखाता है ना। सो मालदीव्स वाला जो कॉन्टेक्स्ट था उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा उसको, अभी डिस्कस करते हैं। और 2 एग्जांपल्स हैं। इंडियन आर्मी इन कारगिल वॉर 1999। द सोल्जर्स शोकेस देयर मेटल ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरकमिंग हार्श टेरेन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस टू रिक्लेम द हाई एल्टीट्यूड पोस्ट। कारगिल वॉर में हमने देखा कि हमारे सोल्जर्स ने कितना साहस का परिचय दिया और कितना हार्श वेदर था, कितनी हार्श कंडीशंस थी, एक्सट्रीम कंडीशंस थी, उसके बावजूद भी हमारी पोस्ट पे हमने वापस एक तरीके से अपना झंडा फहराया और जीत हासिल की अल्टीमेटली। सो एग्जाम्पल ऑफ आर सोल्जर्स मेटल। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे मुंबईज रेजिलियंस आफ्टर द 2008 टेरर अटैक्स। The city of Mumbai showed its mettle by bouncing back swiftly after the 2008 terror attacks, demonstrating the indomitable spirit of its citizens। Indomitable विशालकाय भी बोल सकते हैं, जिसको कोई हरा ना पाए उसको भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में जो आम नागरिक हैं मुंबई के,
उनकी जो स्पिरिट है कभी हार ना मानने वाली, इनडोमिटेबल, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता स्पिरिट के मामले में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इतना बड़ा अटैक हुआ उसके बावजूद भी मुंबई ने अपना मेटल दिखाया, साहस दिखाया और बाउंस बैक किया बहुत जल्दी, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने अटैक किया, हम वापस से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो मेटल, आई होप आपको समझ में आया हो। 4 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। हिज मेटल वॉज टेस्टेड व्हेन ही हैड टू नेविगेट अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क। उसका साहस, उसके गुणों की परीक्षा हुई बेसिकली जब उसको एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिली काम में, उसके काम पर, यानी कि उसके ऑफिस में। बिल्कुल सही है। ओवरकमिंग फेलियर्स इज अ टेस्ट ऑफ वंस मेटल इन द कंपेटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। फेलियर से बाहर कैसे निकलना है, ये एक तरीके से टेस्ट होता है किसी भी बिजनेसमैन के मेटल का, है ना, उसके इस कैरेक्टरिस्टिक का, कि कितना साहस है उसके अंदर। His cheerful metal brightened up the entire room during the meeting. Cheerful metal doesn't make any sense. इसको हम eliminate कर सकते हैं। The crisis proved to be a test of the community's metal and unity. कोई crisis हुई वहाँ, हाँ बेसिकली वो जो क्राइसिस थी वो एक तरीके से टेस्ट के तौर पे साबित हुई, परीक्षा के तौर पे साबित हुई उस कम्युनिटी की के मेटल एंड यूनिटी, यानी कि आपस में कितना धैर्य, कितना साहस है और कितनी एकता है उनके अंदर। बिल्कुल सही है ये। आई होप आपको समझ में आ गया हो मेटल का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। रेजिलियंस, फोर्टिट्यूड, धैर्य, साहस, रिजॉल्व, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो ये सारे बेसिकली इसके सिनोनिम्स के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कावर्डिस, डरपोकपन, टिमिडिटी, डरपोकपन, वीकनेस, कमजोरी। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, रेफरेंस क्या है? देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट श्रीलंकाज रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस could become another inflection point. Okay, time of significant change in a situation, यानी कि एक turning point, inflection point को आप बोल सकते हैं turning point, यानी बहुत crucial point जहां बदलाव देखने को मिला, बहुत important point, ठीक है। inflection point. Launch of Aadhaar in 2009. The launch of Aadhaar marked an inflection point in India's governance, transforming how citizens access government services and benefits through a unique biometric identification system. इस सिस्टम से हमने देखा कि कैसे पूरी गवर्नेंस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस मिलके कैसे सिटीजन्स को लाभ दे पा रहे हैं, उनको जो बेसिकली जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इससे पहले कैश में डीलिंग होती थी, कभी उनको जो ज़रूरी सामान है राशन का वो नहीं मिल रहा है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होती थी वो उन तक नहीं पहुंच रही है। बट आधार के लॉन्च होने के बाद अब ये बहुत इजीली, स्मूथली हो पा रहा है। तो ये अपने आप में कैसा था? लॉन्च इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलायंस जियो 2016. द लॉन्च ऑफ रिलायंस जियो वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग डेटा कॉस्ट एंड लीडिंग टू अ डिजिटल रेवोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। 2016 में जब जियो आया, रिलायंस जियो, मार्केट डिसरप्ट कर दिया पूरी तरीके से। जो डेटा बहुत महंगा हुआ करता था उसको बिल्कुल सस्ते दामों पे ले आए वो, पहले तो फ्री में दे दिया, उसके बाद बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल कराया। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखा टेलीकॉम सेक्टर ने, है ना, क्रूशल टर्निंग पॉइंट, सब कुछ बदल गया उसके बाद। 4 एग्जाम्पल्स हैं, बढ़ते हैं इनको। द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज अप्रोचिंग एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही बात है। AI के आने के बाद अब हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नए नए रोबोट्स या रोबोटिक, आपको अपना काम आपको रोबोटिक होते हुआ दिख रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ों में आपको AI की हेल्प से कई सारी जो टास्क पहले डिफिकल्ट लगते थे अब वो बहुत आसान दिखने में लगने लगे हैं। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। द पॉलिटिकल मूवमेंट रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेन पब्लिक ओपिनियन ड्रामेटिकली शिफ्टेड इन इट्स फेवर। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया जब लोगों के ओपिनियन में बदलाव देखने को मिला, उसके फेवर में, जो भी मूवमेंट है उसके फेवर में। बिल्कुल सही है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन्स के आने के बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो हमने बदलाव देखे हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये स्मार्टफोन आना। His career reached an inflection point when he decided to take a vacation for a week. Doesn't make any sense. जब वो कोई वेकेशन पे जा रहा है तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे हो जाएगा? इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, टर्निंग पॉइंट, ब्रेक थ्रू। हाँ जी, एक और बहुत अच्छा वर्ड है, ब्रेक थ्रू, शिफ्ट, बदलाव। एंड एंटोनिम, कंटिन्यूएशन, जो जैसा है वैसा चल रहा है। स्टेसिस, स्टेसिस भी जहाँ पे है, स्टैग्नेशन हमने पढ़ा, जहाँ जो जैसा है वैसा ही है। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव, रेफरेंस क्या लिखा है, अ परवेसिव रिसेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन विद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स विच mismanaged the economy and were guilty of widespread corruption. Pervasive, God is pervasive, यानी everywhere, हर जगह होना. Spreading widely throughout an area or a group of people, यानी कि फैलना, pervasive. अब कोविड की कॉन्टेक्स्ट में pervasive यूज हो रहा है, सब जगह फैल गया, सो हमें दिख रहा है ये कैसा हो गया, कोविड इज pervasive. कोविड वॉज pervasive, अभी तो नहीं है खैर. चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज pervasive, इम्पैक्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स. सोशल मीडिया कैसा है, परवेसिव है, बहुत जल्दी फैल जाता है, सब तक पहुंच जाता है और हर किसी की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है. द सडन रेन वॉज परवेसिव, कूलिंग डाउन द एंटायर रूम विद इन सेकेंड्स. ना ये थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है मुझे, अभी चलो आगे बढ़ते हैं. द करप्शन इन द गवर्नमेंट वॉज सो परवेसिव दैट इवन द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट्स वर अफेक्टेड. ये बिल्कुल सही है, इतना परवेसिव है, इतना घुसा हुआ है करप्शन, इतना फैला हुआ है करप्शन कि छोटे से छोटे डिपार्टमेंट्स भी अफेक्टेड हैं. अब फेयर वॉज परवेसिव थ्रू आउट द कम्युनिटी आफ्टर द शॉकिंग इंसिडेंट. कोई इंसिडेंट हुआ, काफ़ी शॉकिंग था और अब सब जगह डर फैल गया है ना. ये भी सही है. द सडन रेन वॉज परवेसिव, नहीं ये मुझे नहीं सही लग रहा, इसको मैं काट सकता हूँ क्योंकि सडन रेन वॉज परवेसिव कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे. चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेवलेंट, वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव, फैला हुआ काफ़ी ना. एंटोनिम्स की बात करें तो लिमिटेड, कंसंट्रेटेड, एक ही जगह पे होना, रेयर यानी बहुत कम घटित होने वाला. सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वायबिलिटी. वायबिलिटी हो गया नाउन और वायबल होता है एडजेक्टिव. वायबल यानी कि फीजिबल, प्रैक्टिकल होना किसी चीज़ का. रेफरेंस पढ़ते हैं. द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ कोलंबो पोर्ट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया. ओके, मीनिंग क्या है वायबिलिटी की, वायबिलिटी का एबिलिटी और पोटेंशियल टू वर्क सक्सेसफुली, यानी कि एक तरीके से व्यवहार्यता. व्यवहार्यता यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ आपको तो जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वो बोले कि मैं टाइपराइटर बेचूंगा, तो क्या ये वायबल बिजनेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो चुके हैं, है ना. टाइपराइटर्स नोबडी यूज देम एट प्रेजेंट. अब हमारे सामने, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, तो कौन टाइपराइटर यूज़ करेगा? सो उस बिजनेस की वायबिलिटी क्या है, वो बिल्कुल धंधा नहीं करके देगा. सो हमें देखना पड़ता है कि वायबिलिटी क्या है. और आप सोच सकते हैं, जैसे आप मान के देखें, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे अब ये डिजिटल बोर्ड है. अब यहाँ पे मान लीजिए टॉप पे एक कैमरा दे दे, जो कंपनी है ये जिसने भी ये बोर्ड बनाया व्यूसोनिक, यहाँ पे एक कैमरा दे दे, तो उस कैमरे का पर्पस क्या होगा, वायबिलिटी क्या है उसकी? कोई यूज़ नहीं है ना उसका, क्योंकि ये कैमरा जो है वो सामने होगा. जैसे स्टैंड पे जो कैमरा लगा है वो बेसिकली हेल्प कर रहा है ना मुझे आप तक पहुंचाने में. पर ये यहाँ पे अगर मैं कोई कैमरा दे दूँ, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट जो कुछ रिकॉर्ड करे यहाँ पे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए वो वायबल नहीं होगा. ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी वायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल कोई यूज़फुल ही नहीं है वो, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलें तो. दो एग्जांपल्स और हैं. वायबिलिटी ऑफ द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2017. द अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रेज्ड क्वेश्चंस about its long-term viability, especially in terms of high construction cost, maintenance and the affordability of tickets for the general public. जब बुलेट ट्रेन की बात हुई थी 2017 में, तो बोला गया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई इसकी वायबिलिटी क्या है, हमारे देश में जो ट्रेन्स हैं पहले उनको आप बेटर कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लें, जो लेट आती हैं ट्रेन उनको सही कर लें, उसके टाइमिंग को सही कर लें, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोक लें, है ना. तो बुलेट ट्रेन के बजाय और जहाँ जहाँ चीज़ें होनी चाहिए वो कर लें पहले. बुलेट ट्रेन क्यों वायबल नहीं है? क्योंकि हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस भी हाई है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ टिकट्स, यानी हमारे देश में जनता ट्रेन क्यों सफ़र कर रही है उसमें, क्योंकि कम दाम में बहुत दूर तक वो जा पाते हैं, कम्यूट कर पाते हैं. पर अगर बुलेट ट्रेन आप लेके भी आ जाते हो तो उसमें सफ़र कौन करेगा? और अगर बुलेट ट्रेन के दाम जो उसके फेयर हैं बेसिकली अगर वो ज़्यादा हैं तो फिर लोग फ्लाइट से जाएंगे. तो उसकी वायबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए गए थे. ठीक है. Viability of electric vehicles. With the government's push toward electric mobility, the viability of electric vehicles depends on the development of infrastructure like charging stations and the affordability of EVs for the masses. अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की.
जो क्वेश्चन रेस किया गया वो ये रेस किया गया कि ईवी आप ला तो रहे, पर चार्जिंग स्टेशंस अगर नहीं हुए उतने ज़्यादा जितने पेट्रोल पंप्स होते हैं, फ्यूल स्टेशंस होते हैं, तो फिर आप सोचें कि ईवी सक्सेसफुल कैसे होगा, उसकी वायबिलिटी कैसे मतलब एक तरीके से उसको हम वायबल कैसे कर पाएंगे जब चार्जिंग स्टेशंस नहीं हुए। क्योंकि मान लीजिए आप 200-400 किलोमीटर जा रहे हैं, 400 किलोमीटर के बाद आपको उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी। अब आप देख रहे हैं कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो क्या आप रास्ते में खड़े हो जाएंगे? तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसकी वायबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे सोचनी पड़ रही है, उस पर काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, आई होप आपको वायबिलिटी समझ में आ गया हो। 4 एग्जांपल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन सिक्योरिंग एडिशनल फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कोई प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा है अपने आप में कि उसकी जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि भाई एडिशनल फंडिंग हमें इन्वेस्टर से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। रिसर्चर्स आर टेस्टिंग द वायबिलिटी ऑफ द वैक्सीन टू इंश्योर इट मीट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। रिसर्चर टेस्ट कर रहे हैं जो वैक्सीन उसकी वायबिलिटी कि भाई वो सेफ है कि नहीं। वैक्सीन तो बना दी पर वो सेफ भी होनी चाहिए। ठीक है, द वायबिलिटी ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी डिटरमिन्ड बाय इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स। ये भी बिल्कुल सही है। The engineers are studying the viability of using solar power to run the entire factory. अब engineers study कर रहे हैं viability किस चीज़ की, कि solar power से पूरी फैक्ट्री को रन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। So all are correct। हाँ, चारों sentences correct हैं viability के context में। feasibility, potentiality, plausibility यानी कि तर्क संगतता, है ना। कोई बात, कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, क्या वो तर्क संगत है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि नहीं। एंटोनिम्स की बात करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी, यूजलेसनेस यानी कि उसके कोई यूज़ नहीं है, है ना। उसको हम बोलेंगे एंटोनिम किसका, वायबिलिटी का। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हर एक वर्ड और फ्रेज पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और जो सेंटेंसेस का ग्रुप बने उसको ड्रॉप कर देना है हमेशा की तरह इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 97। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 97 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।